जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर एक नई जर्नी रिगार्डिंग क्लास 12th इकोनॉमिक्स। देखिए, अब ये जो बैच मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर, ये पूरा साल आने वाला है आपके पास। और इस पूरे बैच में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सभी चैप्टर्स की फुल डिटेल्ड रिविजन। और काफी बच्चे खुश हो गए सुनकर कि मजा आने वाला है सर, अब तो है ना, पढ़ने की नीड ही नहीं है, हम तो काम चला लेंगे रिवीजन से। तो देखो ऐसा नहीं है ना, आपको वो रेगुलर बैच की जो फील है, जो रेगुलर बैच का एक यू कैन से दैट अंडरस्टैंडिंग है, वो रेगुलर बैच में ही मिलती है। लेकिन जैसे एग्जाम टाइम से पहले आपने रिवीजन करनी है, आपका कोई एग्जाम में स्कूल में कोई एग्जाम है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है, तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफी काम आने वाले हैं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना कि ये जो बैचेस मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं, जिसकी आज पहली क्लास है इकोनॉमिक्स क्लास 12th को लेकर, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली द रिवीजन ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल चैप्टर। और मैं कोशिश करूंगा कि वो डिटेल में हो, ताकि कहीं ना कहीं बच्चों को कॉन्सेप्ट्स की भी क्लैरिटी होकर चले। तो विद दैट नोट स्टार्ट करते हैं बेटा। और पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है आज, आपको पता होगा। अच्छा सर, आप सबसे पहले क्या कवर करवाने वाले हो? आईईडी करवाओगे, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या मैक्रो करवाओगे? तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है आपका, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं यूनिट का नाम बोलता हूं। जो यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूं आज, उस यूनिट का नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये पूरी यूनिट है बेटा, चैप्टर नहीं है ये, दिस इज द यूनिट। और इस यूनिट में आपके साथ जब हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, तो सर कितने चैप्टर है इसमें? तो इसमें आपके टोटल 4 चैप्टर्स है बेटा, टोटल 4 चैप्टर्स। और उन 4 चैप्टर्स में से आज मैं आपको पहला चैप्टर कराऊंगा, जिसका नाम क्या है सर? नाम है सर उसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इज इट क्लियर? तो विद दैट नोट स्टार्ट करते हैं फटाफट बेटा। और मैं सब प्रज्यूम करके चलूंगा कि आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा हुआ है, राइट? और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज प्लीज थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सबसे पहले जो चीज हमें स्टार्ट करनी है, टॉपिक्स जो 2 आपके सामने विजिबल होंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है बेटा कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स? 4 सेक्टर्स। और वो 4 सेक्टर्स कौन से होते हैं? आपकी स्क्रीन के सामने विजिबल होंगे। पहला होता है हाउस होल्ड। सर हाउस होल्ड का मतलब सर क्या है? बड़ा बड़ा सिंपल है। जो टर्म माइक्रो में कंज्यूमर थी, जो टर्म माइक्रो में कंज्यूमर थी, वही टर्म मैक्रो में क्या बन जाती है? हाउस होल्ड्स। तो एक था तो कंज्यूमर था, बहुत सारे हैं तो हाउस होल्ड्स। सिमिलरली सेकेंड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज, जैसे वहां प्रोड्यूसर्स था माइक्रो में, राइट? यहां बन जाता है वो अगेन मैक्रो में फर्म्स। तो अगर एक था तो प्रोड्यूसर है, बहुत सारे हो गए प्रोड्यूसर्स, तो क्या बोल देंगे उसको हम? फर्म्स, राइट? तो 2 हमारे कौन कौन से सेक्टर्स हो गए? पहला हो गया हमारा हाउस होल्ड, दूसरा हो गया हमारा फर्म्स, और तीसरा हो गया हमारा बेटा गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब सर स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट में दिल्ली के केस में आम आदमी पार्टी, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट, यू नो दैट राइट नाउ इट्स बीजेपी, यू नो दैट। बाकी जैसे अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, तो मैं उसके एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट में सर अगर मान लीजिए फाइनेंस का काम है, तो कौन संभाल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट? कंपनीज के मैटर है, कॉर्पोरेट्स के मैटर है, सर कौन संभाल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर अगर मान लीजिए कोई टैक्स का है, तो कहां जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, सर कहां जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ
कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर कोई लेट्स से डिफेंस का मामला है, और वहां पे गृह मंत्री भी आ गए, रक्षा मंत्री भी आ गए, तो वो कहाँ जाएंगे सर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो वो भी हम उसको भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं विद रिगार्ड टू द सीजी, लेकिन इतना आपको जानने की जरूरत अभी है नहीं इसमें, राइट। तो तीसरा हमारा जो था सेक्टर वो क्या है बेटा? गवर्नमेंट। चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब सर भाई इंडिया को छोड़कर जो बाकी सब हो गए, दैट इज यहाँ पे हमारे हम उसको बोलते हैं फॉरेन सेक्टर, राइट। तो एक्सेप्ट इंडिया, जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी हमारी क्या हो जाएंगे हमारे लिए? फॉरेन सेक्टर। सर हाँ अभी मोदी जी घूमने गए हुए थे, वो घूमने नहीं गए हुए थे बे, G7 था, इट्स अ समिट, G7 समिट। सर हाँ वो ना वहां था सर इटली में, और सर हमें पता है इटली में, तो फिर वहां तो जाने का कारण भी है सर के पास, दैट इज मेलोनी। नहीं नहीं ना लैको, that's a jokes apart, but that was the G7 summit, and in that G7 summit India is one of the reputed country, तो summit था, जाना था, गए थे। तो ये था हमारा वो एक छोटा सा इंट्रो अबाउट द 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। 4 होते हैं। पहला एक बार रिपीट करते साथ जल्दी फटाफट। पहला जी हाउस होल्ड। सर हाउस होल्ड कौन होते हैं? कंज्यूमर्स, जो माइक्रो में कंज्यूमर्स, माइक्रो में हाउस होल्ड। दूसरे सर फर्म्स, ठीक है सर। तीसरा सर गवर्नमेंट, वेरी गुड। नंबर 4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज फॉरेन सेक्टर, ठीक है सर। हमें चारों याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब आपके सिलेबस में लेकिन कितना है? तो यहाँ लिखा हुआ है आपके सिलेबस में 4 सेक्टर्स नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर्स का ही डिस्कशन है। तो यहाँ पे लिखा है 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है फॉर क्लास 12th। आपके सिलेबस में सिर्फ यही है। अब सर ये तो चलो हमें क्लियर हो गया। सर साथ में क्या लिखा हुआ है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर ये क्या होते हैं? अरे भाई 11th में करा तो आप लोगों ने, बड़ा सिंपल है यार। देखो इनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, 4 चीजें चाहिए चाहिए। पहला capital, the money we require to start or to expand the business. Number 2 enterprise, that is businesses. Number 3 land. Number 4 labor, और वो निमोनिक बन गया CELL, तो that is cell, याद करने के लिए, राइट। अब अगर आप किसी को पैसा देंगे तो बदले में कहीं ना कहीं उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे यार, ना। विदाउट इंटरेस्ट तो आप काम करने वाले हैं नहीं, तो आप क्या चार्ज किया जा रहा है? इंटरेस्ट। एनी एंटरप्राइज, एनी बिजनेस, व्हाट विल अर्न प्रॉफिट। लैंड पर क्या मिलता है सर? रेंट। लेबर अगर डेली काम करती है तो क्या मिलता है? वेजेस। मंथली काम करती है तो क्या मिलता है? सैलरी। सर ये बात तो मैं पता है, बच्चों वाली बात है सर, ये तो हम ना पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक है ठीक है, आप पढ़ चुके हो। तो फिर आगे चलते फटाफट, क्योंकि अब जो है ये 2 सेक्टर्स हमारे हाउस होल्ड और फर्म्स, इनकी हेल्प लेकर, किसकी बेटा? हाउस होल्ड और फर्म्स की हेल्प लेकर मुझे आपको टॉपिक करवाना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और डरना नहीं, एक वो डायग्राम सा है, बड़ा सिंपल सा है, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। तो एक बार जरा देखिए, ये आपके सामने एक तरफ जी क्या है? एक तरफ है सर हाउस होल्ड्स, ठीक है सर। एक तरफ कौन है सर? फर्म्स। तो मैं नाम एक बार लिखता हूं। लेट्स से फर्म्स में जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस जैसी कंपनीज हो गई, राइट। रिलायंस हो गई, है ना, TCS हो गया, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ITC हो गया। लिस्ट इज इंक्लूसिव, जितना चाहो उतना लिख लो। ITC दैट इज यू नो दैट इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया, यू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, राइट। तो रिलायंस, TCS, इंफोसिस, विप्रो, ITC, ये सारी कंपनी हमारे यहाँ पर आगे फर्म्स। दूसरी तरफ हो गए हाउस होल्ड्स, यानी कि हम लोग, राइट। तो अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि फर्म्स को करना है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब फर्म्स को अगर प्रोडक्शन करना है गुड्स का और सर्विसेज का, तो उसके लिए उसको कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोवाइड कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1, जरा देखिएगा एरो कहां से कहां जा रहा है? फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स। तो यहां पर क्या है? कैपिटल, एंटरप्राइज, लैंड और लेबर। सर अभी तो आपने पढ़ाया था हमें, हाँ बिल्कुल, ये क्या है? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कौन करता है, मतलब इनका मालिक कौन है? सर ऑफ कोर्स यहां पे लिखा हुआ तो कौन होगा? हाउस होल्ड। सिंपल भाषा में अगर बात बताऊं मैं, भाई आप ही हो जो उस कंपनी में काम कर रहे हो एज अ लेबर, यस और नो। बिजनेस का नाम देखो, मैंने आप 11th में आपने पढ़ा होगा ये बिजनेस स्टडीज में, कि कंपनी अलग होती है और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का अपना अलग बैंक अकाउंट होता है, राइट। मुकेश अंबानी का अपना अलग बैंक अकाउंट होगा। उसी प्रकार से जो रिलायंस कंपनी है, क्या उसको लैंड प्रोवाइड किया गया होगा बाय द हाउस होल्ड्स? बिल्कुल सर, करा होगा। एंटरप्राइज है,
कौन? रिलायंस प्रॉफिट बिजनेस है, प्रॉफिट कमा रही है। कौन प्रॉफिट कमा के दे रहा है? कौन काम कर रहा है रिलायंस के लिए? ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट, राइट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एंटरप्राइज भी यहां से आ रहा है। और कैपिटल मतलब जो पैसा दिया था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसने दिया था? हम लोगों ने। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो मैंने क्या करना है? सबसे पहले 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना भी पैसा है वो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा और वहां से बिजनेस स्टार्ट होगा। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि हाउस होल्ड्स 4 चीजें प्रोवाइड करता है टू द फर्म्स, दैट इज कैपिटल, एंटरप्राइज, लैंड और लेबर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं करेगा प्रोवाइड। ये तो आप बस थंब रूल है दुनिया का कि फ्री में कुछ नहीं मिलता सर, बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। तो अगर मैं आपको कैपिटल दे रहा हूं तो अब स्टेप नंबर 1 को हम लोग रिलेट करेंगे विद स्टेप नंबर 2। तो अगर मैंने आपको चारों चीजें दी तो कैपिटल पे क्या मिलेगा मुझे? फर्म से इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्राइज मैंने ओपन करा था, रिलायंस कंपनी मैंने बनाया लेट्स से, या मुकेश ऑफ कोर्स धीरू भाई मानी ने बनाया, इतना सीरियस मत हो। तो अगर धीरू भाई मानी ने रिलायंस को से या इनकॉर्पोरेट करा तो वहां से प्रॉफिट्स कौन लेगा? ऑफ कोर्स धीरू भाई मानी लेंगे। किससे लेंगे? रिलायंस से लेते रहेंगे। तीसरा, अगर लैंड दिया था तो क्या लेंगे? फर्म से रेंट लेंगे सर, राइट। अगर आप वहां पे काम कर रहे हो सर लेबर, राइट, अब लेबर में आप मतलब हो सकता है आप स्टाफ में हो, आप मैनेजरियल काम कर रहे हो तो मंथली सैलरी मिलेगी। तो मंथली अगर पैसा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? सैलरी। और वहीं अगर आपका लेट से डेली वर्कर हो, आप कोई लेबर हो उसमें आप वर्कमैन में कहीं काम करो तो आपको क्या मिलेगा? वेजेस। सर एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं 2 पॉइंट। आप ये कह रहे हो कि फर्म्स को अपना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करना होता है, मैंने कहा बिल्कुल जी। उसको प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, मैंने कहा यस। तो आपने कहा सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, एंटरप्राइज, लैंड और लेबर, करेक्ट। और सर अगर आपने एक बात बोली अभी, करना मत, क्या जी? आपने कहा सर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है दुनिया में, बिल्कुल नहीं मिलता जी। तो कैपिटल पे क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट। एंटरप्राइज क्या कमा के देगी? प्रॉफिट। लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट। और लेबर क्या लेगा? वेजेस और सैलरी। सर मजा आ गया। 2 पॉइंट एकदम ऐसे हमारे ना एकदम बॉडी के अंदर उतर गए। भाई ऐसे होना चाहिए, तभी मजा आएगा रिवीजन का। स्टेप नंबर 3, अब बड़ा ध्यान सुनना। ये इन्होंने इतना खर्चा तो कर दिया फर्म्स ने, इनसे इतना ये इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, रेंट दे दिया, वेजेस दे दिया, सैलरी दे दिया। इनके लिए तो एक्सपेंस हो ही गया ना फर्म्स के लिए, तो बिल्कुल हो गया सर। किसके लिए करा था? सर गुड्स और सर्विस के लिए, बिल्कुल सी बोला आपने। किसके लिए? गुड्स और सर्विस। तो रिलायंस जो बनाएगा सामान किसको बेचेगा? सर ऑफ कोर्स हाउस होल्ड को बेचेगा। हम ही तो खरीदेंगे ना, जियो, रिलायंस फ्रेश में जाके जितना भी सामान है, रिलायंस में वो दैट इज क्या नाम है यार, ये रिलायंस ट्रेंड, ये सब में हम जाकर शॉपिंग करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो देखो यार कहां से कहां जा रहा है स्टेप नंबर 3 में। गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स इज गिवन टू द हाउस होल्ड। तो जो गुड्स बनाए थे, सर्विस बनाए थे, किसको बेच दिया? हाउस होल्ड को। तो क्या आप जब बेचेंगे तो फ्री में बेचेंगे? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये देखो ना पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म्स। सर बड़ा सिंपल है ये तो, हम ऐसे डर रहे थे 4 पॉइंट में, हमें वो किसी ने बता दिया कि वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऐसा होता है वैसा होता है, डरा रखा है। मैं तो अरे डरने की जरूरत है ही नहीं भाई, इससे ज्यादा इजी टॉपिक कुछ है ही नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूं पढ़ाई कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, मुश्किल वही लगता है जिसमें आप उसको रियलिटी के साथ कनेक्ट करके नहीं पढ़ते हो। और जिस पॉइंट पे आपने उसको रियलिटी के साथ जोड़ के पढ़ लिया, इट बिकम्स लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर लाइफ। तो 4 पॉइंट है, 4 स्टेप्स मैं एक बार रिपीट करता हूं। सर एक काम करो, आपने पहले ना ये सामने से ये जरा बस साफ कर दीजिए। लो जी अभी कर देते हैं, आप गुस्सा मत होइए बस। 4 स्टेप्स बोलना शुरू करूं मैं? हाँ सर आप बोल दो और साथ में आप ये भी करते रहो। अच्छा ओके। तो पहला स्टेप है जी, हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड करके दिया? सर हाउस होल्ड ना आपने बताया कि वो तो ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, तो वो 4 होते हैं सर, कैपिटल, एंटरप्राइज, लैंड और लेबर। तो हाउस होल्ड ये चारों दे देगा फर्म्स को। क्यों देगा सर? लालच है उसको, बदले में क्या मिलेगा उसको? इन पर मिलेगी उसको फैक्टर इनकम। क्या मिलेगी? फैक्टर इनकम। सर फैक्टर इनकम मतलब नीचे लिखा हुआ है, कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, राइट। एंटरप्राइज कमा के क्या देगी? प्रॉफिट। लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट। लेबर क्या कमाएगी? वेजेस और सैलरी। अब सर फर्म्स ने जो इतना पैसा खर्च कर दिया, हाउस होल्ड को इतना सब पैसा दे दिया, किसके लिए दिया था? फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो वही गुड्स और सर्विस कौन किसको देगा? फर्म्स देगी टू द हाउस होल्ड, एंड उसके बदले में हाउस होल्ड क्या पे कर देगा? स्टेप नंबर 4, दैट इज पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज। सर बिल्कुल समझ में आ चुका है। और जितना भी ये मार्केट में ना ये डरा रखा था मैं
बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने, और पता नहीं कौन कौन ऐसा बोलता रहता है मुझसे मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर, ये तो हमें एकदम से याद हो गया। बिल्कुल हो गया। अब आप जाके अपनी बुक ओपन करिए, चाहे कोई भी बुक हो आपकी, लैंग्वेज पढ़िए, उसको रिटेन करिए, एग्जाम में लिख कर आइए, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। यस और नो? यस सर। हेलो जी, नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बिल्कुल छोटा टॉपिक, इजीएस्ट टॉपिक। एक और सामने देखिए क्या है, यहां लिखा हुआ है स्टॉक वर्सेस फ्लो। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक वर्सेस फ्लो। तो मैं एग्जांपल दूं आपको एक पहले, फिर मैं इस पर आता हूं। अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है मिस्टर एक्स, और उनका बैंक अकाउंट है, लेट्स से हम एक बैंक का नाम रख लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है जी, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो IDFC फर्स्ट बैंक में, इनके बैंक अकाउंट में लेट से 12.5 लाख रुपए डिपॉजिटेड हैं। एज ऑन, आज की डेट लिख लेते हैं, लेट से जुलाई 1, 2024, कि जुलाई 1 को इतना पैसा इनके पास क्या है जी, डिपॉजिटेड है। ठीक है सर, बहुत सही है, नॉर्मल है। अब एक बात बताइए, क्या मिस्टर एक्स यहां से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं? हाँ सर, अगर नीड होगी तो विड्रॉ कर लेंगे, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई, हम ऐसा मानते हैं कि वो विड्रॉ करे पूरे मंथ में, मतलब कभी कभी जब उनको नीड पड़ी तब तब विड्रॉ करते रहे। तो विड्रॉल कर लिया उन्होंने, लेट से 2,50,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। पूरे जुलाई में कितने रुपए निकालते रहे? धीरे धीरे कर 2.5 लाख रुपए। हाँ सर, बड़ा बड़ा सिंपल केस है। तो गाइज ये लगा लीजिए, स्टॉक और फ्लो आपका काफी हद तक हो गया, खत्म हो गया ये। बड़े ध्यान सुनना, जब मैंने ये बोला कि 12.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में 1 तारीख को है, तो मैं बात कर रहा हूं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बात कर रहा हूं एक दिन पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो क्या होगा? वो स्टॉक होगा। और वो चीज जो एक टाइम के दौरान हो रही है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और आई शुड से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलेंगे फ्लो। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सुनो एक बार, बुक में आपको एग्जांपल दे रखा है, मैं वही बोल देता हूं एक बार, कि आपके घर में वाटर टैंक होगा, ऊपर रखा होगा, टंकी रखी होती है सबके घर में। हाँ सर, उसमें जो वाटर स्टोर्ड है, जो वाटर स्टोर्ड है, वो क्या आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूं उसमें आपको, वो स्टॉक है। और जो उसके बाहर टैप लगे हुए हैं, जहां से पानी निकाल रहे हो, वो क्या जी? फ्लो है। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हो, जैसे एग्जांपल यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स का था, कि जो मेरे बैंक अकाउंट में 12.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, जब मैंने देखा दैट इज जुलाई 1, तो वो जाएगा स्टॉक। और जो मैं उस पूरे महीने में धीरे धीरे करके 2.5 लाख रुपए विड्रॉल करा, वो क्या हो जाएगा सर? वो फ्लो हो जाएगा बेटा। ओके सर, समझ में आ गया। एक बार बस पढ़ने की हमें बस देरी है, अभी पढ़ देते हैं। देखो जी, स्टॉक में लिखा हुआ है विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर, एट अ, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एट अ। तो यहां पर एट अ में जो डेट थी वो क्या थी हमारी? जुलाई 7, सॉरी जुलाई 1, 2024। और यहां लिखा हुआ विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ओवर क्या था यहां पर? ड्यूरिंग जुलाई मंथ। क्लियर बात? बिल्कुल सर क्लियर है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ, डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन। बिल्कुल सर, एक ही पॉइंट पर बात हो रही है, कोई ड्यूरिंग नहीं चल रहा। और वही फ्लो में क्या चल रहा है? इट हैज टाइम डायमेंशन, मतलब यहां पे टाइम की बात चल रही है। क्यों? एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो चेंज आ रहा है, जो 2.5 लाख रुपए हमने विड्रॉ करे थे सर, ये पूरे जुलाई में किए थे धीरे धीरे कर, कभी 10,000, कभी 50,000, कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 20,000, जितनी नीड थी उतना हम लोग विड्रॉ करते रहे। तो वो टाइम के दौरान चेंज हुआ है। ये तो सर हमने एक पॉइंट में पढ़ लिया, खत्म हो गया। बिल्कुल सर। अब दोनों में से कौन है जो चेंज हो रहा है? तो फ्लो चेंज हो रहा है, डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंज। एंड कौन थोड़ा सा यू कैन से रिजिड है, बैलेंस्ड है, तो दैट इज स्टॉक। तो यहां पर आ गया स्टैटिक कॉन्सेप्ट। बताओ जी, क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं इसका। एग्जांपल देख लो सामने आपके। तो स्टॉक एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2024। तो आज के दिन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब सुन लो एक बार, समझ लो, जहां पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आ गया ना, तो समझ जाना कि वो स्टॉक है। और जहां ड्यूरिंग आ गया वो फ्लो है। तो अगर एट है तो ये आ जाएगा, और अगर ड्यूरिंग निकल के आ रहा है तो क्या हो जाएगा? फ्लो। क्लियर है बात? बिल्कुल सर। दूसरा एग्जांपल देखो यहां पर, नेशनल वेल्थ। तो जो टोटल हमारी वेल्थ है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम,
दैट इज स्टॉक। और वहीं अगर मैंने पूरे साल कितना कमाया, इंडिया की बात कर रहे हैं कि पूरे साल इंडिया ने कितना कमाया एक साल में, मतलब जीडीपी, तो हम वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मंथ बाय मंथ, डे बाय डे, फिर जाके हम बताते हैं कि भैया हमने पूरे साल में इतना कमाया। तो जो आपने ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करा दैट इज नेशनल इनकम, वो आपका क्या होगा, फ्लो। और जो आपकी कैलकुलेट करने के बाद एक पॉइंट पे आया कि भाई इंडिया का जीडीपी 5.5 या $5 ट्रिलियन है, तो वो क्या आपकी वेल्थ, दैट इज स्टॉक। क्लियर है, वेरी गुड। अगर नंबर ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे एक साल में, तो वो भी ड्यूरिंग में होगा, बिल्कुल सर ड्यूरिंग में होगा, एक दिन तो होने वाला नहीं है सारा, ऑफ कोर्स इट्स अरे इधर आ जाओ, इट विल हैपन इन द यू कैन से होल ईयर, तो वो भी क्या होगा आपके लिए, फ्लो, ड्यूरिंग में हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है दिल्ली में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्टॉक। और कितनी कार मैन्युफैक्चर्ड हुई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सितंबर, आ गया ना मंथ। अगर वही पूछ रहा है कि एक मंथ में कितना हो रहा है, एक साल के दौरान कितना हो रहा है, तो वो आएगा फ्लो में, और जहां पूछेगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो हो जाएगा आपका स्टॉक। ये है आपका स्टॉक और फ्लो का फुल डिटेल्ड एक डिफरेंस। और आगे मुझे फ्लो के दो पार्ट्स बताने हैं। फ्लो के दो टाइप्स है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। एलओजी आप वैसे पहले कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं। हाँ कर चुके हो, आप मान नहीं रहे ना, ये देखो, ये लो सर, ये कब करा, अरे अभी तो करा था पीछे। हाँ सर वो ऐसे कुछ डायग्राम तो था, तो बस उसी के दो पार्ट्स है। रियल फ्लो में आप बस इतना याद रखना, जो आपने पीछे 4 स्टेप्स करे थे, आपने जो पीछे 4 स्टेप करे थे, ये रहा यहां पर, अरे ये नहीं, ये रहा, उसमें जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, क्या बोला मैंने, जहां मनी इन्वॉल्व नहीं है वो रियल फ्लो है, और जहां मनी इन्वॉल्व है वो मनी फ्लो है। लो सर अभी हम बताते हैं, आ जाओ, आप क्या करवाओगे, हम आप करवा देते हैं। सर कैपिटल दिया, एंटरप्राइज दिया, लैंड दिया, लेबर दिया, सर इसमें क्या मनी इन्वॉल्व है, नहीं सर यहां मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हो जाएगा आर। आर मतलब रियल फ्लो, या मैं लिखता हूं आर मीन्स रियल फ्लो एंड एम इज इक्वल टू मनी फ्लो। ठीक है जी, आगे चलो फटाफट। स्टेप नंबर 2 सर, स्टेप नंबर 2 में सर इंटरेस्ट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, रेंट आ रहा है, और ये सर रुक जाओ सर, यहां से तो पैसा आएगा ना, ये नहीं है सर, ये नहीं है सर, इसको हम लिख लेते हैं एम, क्योंकि यहां से पैसा आ रहा है ना, वो तो पैसे के फॉर्म में आएगा। मैंने कहा सही बात है यार। कैसा स्टेप 3 पे आ जाओ, मैं कहा हाँ जी बोलो। कह रहे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स, कह रहे लिखो सर चुपचाप बिना कुछ सोचे आर, क्योंकि सर गुड्स आ रहे हैं, इसमें पैसा थोड़ा ना, गुड्स मिल रहे हैं, इन काइंड आ रहा है, ठीक है। मगर जी 4 में आ जाओ, कह रहे सर पेमेंट हो रही है, सर पेमेंट, पेमेंट तो किसमें होगी, रुपीज में सर, ये भी रुपीज में, तो सर ये भी क्या हो जाएगा, एम। सर खत्म, बिल्कुल जी खत्म, ये लो आ जाओ जी। रियल फ्लो में देखो जी क्या है, पहले स्टेप में क्या जा रहा है, हाउस होल्ड से फर्म्स को, कैपिटल, एंटरप्राइज, लैंड एंड लेबर, एंड फर्म्स रिटर्न में क्या यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रियल फ्लो, दैट इज गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। तो हमने मनी को इन्वॉल्व नहीं करा, सिर्फ किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उन चीजों को जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। मनी फ्लो में आ जाओ जी, एक तरफ हाउस होल्ड, दूसरी तरफ फर्म्स, सेम एग्जांपल, लेकिन यहां पर अब क्या बात होगी, सिर्फ और सिर्फ मनी की। तो आपको याद होगा कि यहां से पेमेंट जारी थी, और यहां से क्या आ रहा था, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस और सैलरी। तो जहां पर मनी की बात है तो कहां जाएगा, मनी फ्लो में। और जहां पे मनी की बात नहीं है, जहां पे बात किसकी है, मनी को छोड़कर गुड्स की, या फिर हम कहें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो वो हमारे ले जाएगा रियल फ्लो। तो रियल फ्लो भी हो जाता है हमारा, और मनी फ्लो भी खत्म हो जाता है। और यहां पर आकर चैप्टर 1 के मैक्सिमम टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं हमारे। एक छोटा टॉपिक बचता है जो जनरल टीचर्स टच नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, एनसीईआरटी में तो है यार, दैट इज ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इन यूएसए। तो मैं इसको करवाऊंगा, इट विल टेक 5 more minutes, मे बी 5 से थोड़ा ज्यादा हो जाए, बट आई विल ट्राई टू सम अप इन 5 minutes। तो देखिए आपके सामने विजिबल है, आप पढ़ सकते हो, मैं जरा कहानी सुनाने में बिलीव रखूंगा, राइट। तो देखिए हुआ क्या था, ये प्रॉब्लम हुई थी 1929 के आसपास इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रॉब्लम क्या हुआ था यार, प्रॉब्लम ये हुआ था कि ऑल ऑफ सडन स्टॉक मार्केट जो था वहां का क्रैश कर गया। क्रैश समझते हो आप लोग, क्रैश को अगर मैं ग्राफ पे समझाऊं तो लेट से इस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, टॉप पे जा रही है यहां पर, और यहां से सीधा लाइक दिस, इसे बोलते हैं क्रैश। तो ये जो इधर से जो यहां से एकदम से मार्केट ये फॉल करी है, राइट, ये जो फॉल है इसे बोलते हैं क्रैश। एकदम से बिल्कुल प्राइस टॉप पे थे और वहां से एकदम से नीचे आ जाता, तो ये स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। और जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तो देखिए मैंने आपको अभी पीछे मैंने शॉर्ट्स में अपलोड में बताया था दैट जैसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। अगर स्टॉक मार्केट फॉल कर रही है तो प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट मतलब क्या बेटा हो,
द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेसेस ऑफ एनी कंट्री, जहां पे गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं हमारे बिजनेसमैन। तो अगर हमारे बिजनेसमैन जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं और उन्हीं गुड्स उन्हीं सर्विस को प्रोड्यूस करके हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, राइट, अगर उन्हीं बिजनेसेस का लॉस होगा तो भी स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। मेरी बात समझना, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है तो लॉस कौन उठाएगा? ऑफ कोर्स बिजनेसमैन उठाएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस करता है वो करता है फ्रॉम द लोन गिवन बाय द बैंक्स टू द बिजनेसमैन। और जब जो लोन देता है बैंक टू द बिजनेसेस, अगर अब बिजनेसेस लॉस में है, अगर अब बिजनेसेस लॉस में है तो क्या बिजनेसेस बैंक्स का लोन रीपे कर पाएंगे? सर नहीं कर पाएंगे। जब बैंक का पैसा रीपे नहीं होगा तो क्या बैंक के पास डिपॉजिटेड हम हाउस होल्ड का पैसा सेफ है या प्रॉब्लम में आ चुका है? सर प्रॉब्लम में आ चुका है, क्योंकि जो बैंक है उसकी इनकम खत्म हो गई है, जो पैसा उसने दे रखा था वापस नहीं आ रहा है, तो हमारा पैसा भी काफी टाइम के लिए ब्लॉक हो सकता है। हाँ सर समझ में आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ कब था? तो डेट्स आपने मेंशन्ड है आपके, दैट इज अक्टूबर 29, 1929, नाम रखा गया उसका ब्लैक ट्यूसडे। और क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द यूफोरिया इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक्स। मैं थोड़ा ट्राई करता हूं बताने का शॉर्ट में। यूफोरिया इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक्स मतलब ये होता है बेटा कि कहीं ना कहीं सब लोगों को ऐसा प्रिज्यूम होने स्टार्ट हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी में अगर हम ये स्टॉक्स खरीदेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहा है कंपनीज की, कोई उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। यू अंडरस्टैंड? दैट इज बैलेंस शीट, P&L, ये सब को ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। कंपनी की सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा है? फेस वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कंपनी के पास नेट एसेट्स कितने बचते हैं, कंपनी की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या है, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या चल रहा है, राइट, क्या कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, क्या कंपनी लीगल कंप्लायंस पूरे करती है। ये सब बातें नहीं देखे आपने सिर्फ क्या देखा कि किसी ने आपको ये बोला कि यार इस सो एंड सो कंपनी का शेयर ले लीजिए, आप सबने ले लिया वो शेयर और आपने ये उम्मीद करी कि इसके प्राइस बढ़ेंगे और इसी उम्मीद में कई लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। अब जिस चीज का मार्केट में डिमांड बढ़ता है, क्योंकि डिमांड क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज सबको ये होप है कि प्राइस इसके बढ़ते ही रहेंगे, राइट। लेकिन जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो ऑफ कोर्स जो वहां का सप्लायर है वो उसके प्राइस बढ़ा देता है। अब लेट से यही पेन है, इसका ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए है। कितना है बेटा ओरिजिनल प्राइस? 10 रुपए। लेकिन इसकी मैंने एक डिमांड क्रिएट कर दी कुछ ना कुछ बोलकर कि ये बहुत महंगा पेन है, ये बहुत बढ़िया पेन है, बहुत अच्छा चलता है, दुनिया का आखिरी पेन है, कुछ भी बोलकर, और लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो करते करते ये 10 रुपए का जो शेयर है ये कितने का हो गया सर? ये सर हो गया 400 रुपए का। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, इंडिया में भी हुआ है 1991 के आसपास। आपने सुना तो हर्षद मेहता स्कैम, जहां पे एक एसीसी सीमेंट आपने सुना हो, तो आई थिंक वो 300 रुपए का शेयर 9000 तक पहुंच गया था। और वो ऐसे करते हैं, उसके प्राइस को उठाते हैं, बढ़ाते हैं बाय क्रिएटिंग द यूफोरिया, मतलब डिमांड बढ़ा रहे हैं आर्टिफिशियली। तो जब ये चीज 10 की 400 हो गई, अब जब इसको बेचने जाओगे तो जो समझदार के व्यक्ति होगा तो पकड़ लेगा कि सर 400 का तो आप बेच रहे हो, बट इसकी जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। अब ये सुन के लोगों की हवा टाइट, तो सबने बेचना शुरू कर दिया मार्केट में। और जब सबने बेचना स्टार्ट करा तो ऑफ कोर्स फिर क्या होगा? उधर फिर होगा क्रैश, और वो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, राइट। और वो क्यों हुआ? तो लिखा हुआ है वो, दैट इज बिकॉज ऑफ द यूफोरिया इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक्स। और क्या कारण थे? अनरेगुलेटेड मार्केट्स। तो देखिए इसका मतलब क्या, जैसे इंडिया के केस में आज अब सेबी है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम ये होता है देखना कि भाई सिक्योरिटीज मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो। कंपनीज जब अगर लोगों से पैसा उठा रही है तो उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि वो उनको ट्रू एंड फेयर वैल्यू पर कंपनीज उनको शेयर्स प्रोवाइड करे, कोई फ्रॉड ना करे, इन्वेस्टर्स का पैसा ना डूबे। तो उस वक्त पे सब था नहीं यूएसए में भी, तो अनरेगुलेटेड मार्केट्स एक और कारण था। और तीसरा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, फिर बाद में पैसा नहीं बचा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने पैसे को मार्केट में खर्च करना और कम कर दिया, जिससे लोगों की डिमांड और कम हो गई। जैसा कोविड में हुआ था, कोविड में तो ये हुआ था कि पैसा नहीं था, लोग पैसा था या नहीं था पता नहीं, कुछ के पास बहुत आया। एग्जांपल के लिए आईटी सेक्टर ने बहुत कमाया क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चला गया था। दूसरा ये मेडिकल लाइन ने बहुत कमाया, इसके लिए तो खैर आपको पता ही है कि क्यों कमाया मेडिकल लाइन ने, राइट। ग्रोसरी ने भी कमाया, ऐसी बात नहीं है। तो ये सेक्टर्स ने कमाया, लेकिन बाकी सेक्टर्स में काफी नुकसान हुआ कोविड में, तो लोगों ने खर्चे कम कर दिए। अब जब खर्चे कम कर दिए तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाएगी आपकी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा सा वो श्रिंक हो जाएगा। और इनकी वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम्स हुई, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं बेटा? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स की वजह से इसको सॉल्व करने के लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम था प्रोफेसर केन्स। क्या नाम बेटा? प्रोफेसर केन्स। उन्होंने बोला जी इसका सॉल्यूशन के लिए हम एक नई कॉन्सेप्ट
इन्वेंट करना पड़ेगा, और वही कॉन्सेप्ट आपका बना आगे जाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बना बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बड़ा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों आया, बिकॉज पहले सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक्स का, माइक्रो। मैक्रो तो बाद में एक्सटेंड हुआ। खैर, स्टॉक मार्केट के ये जो क्रैश हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए? तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई, कम हो गई, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, ऑफ कोर्स जीडीपी फॉल कर गया ऑफ अ कंट्री लाइक यूएसए बाय 33%। यहाँ पे बी नहीं है, इट्स टाइपिंग मिस्टेक, इट बाय 33%। सर बहुत ह्यूज है सर ये। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बोल रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोई जो 3% था वो कितना हो गया बेटा? 25%, यानी कि 4 में से 1 व्यक्ति अनएम्प्लॉयड यूएसए जैसे देश में। ये प्रॉब्लम थी। प्रोफेसर कीन्स ने बोला देखिए सर, इससे बाहर निकलने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसका नाम होता है वंस इनकम अदर्स एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? वंस इनकम अदर्स एक्सपेंडिचर। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए दिए तो आपके लिए क्या सर? जल्दी बताओ। आपके लिए एक्सपेंस है और मेरे लिए क्या सर? इनकम है। तो योर एक्सपेंडिचर माई इनकम। अब हम बोल रहे सर देश में लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा, कैसे करें? तो गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए, और गवर्नमेंट को थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में खर्चे करने चाहिए। गवर्नमेंट को खर्चे करने चाहिए लोगों के लिए, लोगों को एनकरेज करना चाहिए खर्चे करने के लिए। कैसे कर सकते हैं सर? सर प्राइस कम कर सकते हैं गुड्स का, गवर्नमेंट टैक्सेस के रेट्स कम कर सकती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे सकती है, किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट मॉनेटरी हेल्प करे। गवर्नमेंट क्या करे बेटा? मॉनेटरी हेल्प करे टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ताकि लोग खर्चा करना चाहें, राइट? और जैसे लोग खर्चा करेंगे, मैं खर्चा करूंगा, आप खर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इनकम जनरेट होगी। अब जिसकी इनकम जनरेट होगी वो भी खर्चा करेगा और इकोनॉमी चल पड़ेगी। तो ये वो समझाया था प्रोफेसर कीन्स साहब ने, और ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 की वजह से ही बर्थ हुआ था ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये था एक इंट्रोडक्शन की एक रिवीजन आई शुड से ऑफ चैप्टर 1। आई होप सो क्लियर होगी आपको। एंड यहां पर आकर मैं आपको बिल्कुल अब ये बोल सकता हूं कॉन्फिडेंस से दैट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बिल्कुल जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। एक टॉपिक जो था आपका, वो बच्चे कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, तो बेटा आपने करा हुआ 11th में, तो जाइए उसको वहां से उठाइए। इवन यूट्यूब पे वो आई थिंक मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है 11th क्लास की, एक 11th क्लास की फुल डिटेल वीडियो है, तो आप वहां जाके भी माइक्रो मैक्रो डिफरेंस कर सकते हो। वैसे नीड नहीं करने की, बिकॉज आपको ऑलरेडी आता होगा। तो यहाँ पर आकर फाइनली हम क्लास को रैप अप करते हैं। रिविजन क्लास नंबर 1 यहाँ पे हमारी खत्म होती है ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, विद द न्यू चैप्टर एंड विद न्यू रिविजन विद लॉट्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।